नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच नदी अपवाह तंत्र के बारे में नदी अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करूंगा। आप एक बात जानते होइएगा कि नदी बोलने से ऐसा लगता है कि उसमें पानी होना चाहिए। तो अब बताइए कि नदी बनने से पहले पानी आएगा कहाँ से। अब पानी आएगा तो बताइए कि पानी कैसे आएगा, ये सब माध्यम भी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि दो माध्यम से पानी आ सकता है, एक है वर्षा और एक आप जानते होइएगा कि जब हम जितने ऊंचाई पर जाएंगे तो हमारा जो है टेम्परेचर घटते जाएगा। जब घटते जाएगा टेम्परेचर तो यहां जाकर के बर्फ बनने की क्रिया होती है। यहां जाकर के कौन सी क्रिया होती है? बर्फ बनने की क्रिया होती है। टेम्परेचर घट जाएगा यहां पर, तो यही जो है जलवायु इधर से समुद्र से होकर के आएगी और यहां पर यह बर्फ बन जाएगी। अब देखिएगा जब बर्फ बनेगा तो इसी बर्फ को ही ग्लेशियर बोला जाता है। इसी बर्फ को ही ग्लेशियर बोला जाता है। इसी बर्फ को क्या बोला जाता है? ग्लेशियर बोला जाता है। और यही ग्लेशियर जब धीरे धीरे पिघलते जाएगा तो यही पानी का निर्माण करेगा। अब बताइएगा, ये बरसात हुई तो पानी यहां पर जमा हो गया। कभी कभी आप देखिएगा कि छत है, ये छत है और छत में ये जो है नली लगा हुआ है। समझिए कि एगो पाइप लागल है। जब छत में पाइप लागल है तो ये पानी जाएगा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पाइप जाम हो गया, कभी कभी ऐसा भी होता होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि पाइप छोटा है तो पानी अधिक नहीं जा पाया, तो इसमें पानी ज्यादा से ज्यादा स्टोर होने लगा। जब स्टोर होने लगा तो ज्यादा समय तक, जब बारिश खत्म हो गई तो उसके बाद तक इस नली से पानी गिरते रहता है। अब बताइए कि जब बारिश खत्म हो जाएगी तो पानी कहां से आता है? नदी में। आप देखते होइएगा कि नदी में जब गर्मी के समय है, यहां बारिश नहीं हो रही है और यहां पर नदी में पानी का प्रवाह हो रहा है। अब देखिएगा कि जब पानी का प्रवाह यहां पर हो रहा है, अब अगले मुद्दे पर आते हैं। जब पानी का प्रवाह यहां पर हो रहा है बिना बारिश के, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पानी जो है स्टोर होकर के बचा हुआ है। कहीं ना कहीं पानी जो है स्टोर होकर के बचा हुआ है। जब पानी स्टोर होकर के बचा हुआ है या ग्लेशियर ऊपर जो है पिघल नहीं रहा है या धीरे धीरे पिघल रहा है, तो इसका मतलब कि जब वहां ग्लेशियर है तो धीरे धीरे पिघलेगा, तो यह जो है हमेशा पानी रहेगा कि नहीं रहेगा। और बरसात के पानी, जब बरसात हुआ तो हो सकता है कि 2 महीना रहे, 4 महीना रहे और कुछ दिन सूखा रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो आप जानते होइएगा कि पानी निकलने का एक रास्ता होगा। अब आगे आपको समझा देते हैं कि पानी जो है 2 तरह से ही आएगा। तो पानी निकलने का जो रास्ता है, देखिएगा कि पानी निकलने का जो रास्ता है यही जो है एक प्रकार का समझिए कि वाहिका। पानी निकलने का वाहिका जो है उसी को अपवाह कहते हैं। और इसमें जो जल यहां पर स्टोर हुआ और वह जल धारा बन करके जब नीचे ढलानों में आती है, ढलानों में आती है, होते हुए यह जाएगी, ढलानों से होते हुए यह समुद्र में जाएगी। तो इसी जलधारा को हम क्या बोलेंगे? नदी बोलते हैं। इसी जलधारा को नदी बोलते हैं और इसकी वाहिका को हम नदी अफवाह बोलते हैं। अगर 2-4 वाहिका
अगर एक साथ जुट जाए तो इसी को अपवाह तंत्र बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? अपवाह तंत्र। इसमें जो धारा प्रवाहित हुई वही नदी कहलाती है। लेकिन आपको यह मालूम होनी चाहिए कि नदी जो है यह प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है, प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है और न कि कृत्रिम रूप से। अगर आप प्राकृतिक रूप तो जान गए, लेकिन वही कृत्रिम रूप की बात करें, कृत्रिम रूप की अगर बात करें तो कृत्रिम रूप से नहर का निर्माण होता है, जिससे हमारा जो पानी है, पानी का धारा इस नहर से होकर के गुजरती है। अब देखिएगा, इस नहर से होकर के पानी की धारा गुजरती है तो इसी को हम नहर कहते हैं, जो कृत्रिम रूप से निर्मित होता है। जैसे में आप जानते होइएगा इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है, इसमें आप पढ़े होंगे। अब आपको बता दें कि अब इसमें एक होता क्या है, अगले पॉइंट पर हम आते हैं कि अगले पॉइंट पर हम आते हैं। देखिएगा कि यह जो नलिका है, इसका जितना भी लंबाई है और चौड़ाई है, यहां से लेकर के यहां तक, इन नली को तो अफवाह कह दिए, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई जितना भी है, ये सब जो है लंबाई और चौड़ाई, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं अब लंबाई गुने चौड़ाई, इसी को हम द्रोणी के नाम से जानते हैं। इसी को हम द्रोणी के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका? द्रोणी। देखिएगा कि नदी है, नदी का जो पेटी, एक प्रकार का समझिए, एक प्रकार का पेटी जो होता है वही होता है क्या? द्रोणी। अब आपको हम बता दें कि द्रोणी हो गया, तो आप देखिएगा कि इस द्रोणी में ही जल ग्रहित होता है, जितने भी जल है उसको ग्रहण करने की क्षमता होती है। यह देखिएगा सबसे बड़ा 20,000 याद रखिएगा, 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भी होता है, 20,000 वर्ग किलोमीटर से कम भी। जो पेटी हुआ है ना, पेटी जो हुआ द्रोणी, देखिएगा कि यह द्रोणी, इसको हम क्या बोलते हैं? द्रोणी बोलते हैं। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? द्रोणी। जिस क्षेत्र से होकर के जल प्रवाहित होती है उसको क्या बोलते हैं? द्रोणी बोला जाता है। और आपको बता दें कि एक द्रोणी यह हुआ और दूसरा द्रोणी यह, मान लीजिए दोनों के विभाजक क्षेत्र को, दोनों द्रोणी या पेटी के विभाजक क्षेत्र को क्या बोला जाता है? समभर बोला जाता है। समभर मतलब कि वाटर सेल, जल संभर, जल संभर मतलब कि वाटर शेड बोला जाता है, मतलब कि जल विभाजक। मतलब कि यहाँ पर शेड है, समझिए कहीं शेड आप देखे होंगे, तो शेड होता क्या है कि इधर जल, एक प्रकार का इधर जल हुआ और एक इधर हुआ, है ना, तो शेड बना हुआ है। इसका अलग अलग पार्ट कर देना ही शेड कहलाता है। चलिए अब आपको हम आगे बता देते हैं, कि जब ये तो द्रोणी की बात हो गई, सांभर की बात हो गई, सब आप समझ गए। अपवाह तंत्र की बात हो गई, नदी की बात हो गई, नहर की बात हो गई। अब देखिएगा कि यह पहाड़ी है और पहाड़ी पर जब बारिश हुई, यहाँ स्टोर हुआ पानी, स्टोर होने के बाद ऊंचाई से यह पानी गिरती है और मुलायम चट्टानों पर आकर के टकराती है। जब यह मुलायम चट्टान यहाँ से खत्म होने लगता है तो यहाँ पर एक गॉर्ज का निर्माण होता है, और गॉर्ज के बाद इससे बड़ा होगा तो कैनियन का निर्माण होता है, और गॉर्ज से छोटा अगर रह जाए तो इसी को भी आकार की घाटी कहते हैं।
इसी को क्या कहते हैं? भी आकार की घाटी। सबसे पहले आपको बता दें कि यही चट्टान जब यहां से हटने लगे तो यह भी आकार ग्रहण कर लेता है। उसके बाद उससे बड़ा गॉर्ज का निर्माण करता है और उससे बड़ा हो तो कैनियन का निर्माण करता है। याद रखिएगा, यह हो जाएगा गॉर्ज और यह हो जाएगा कैनियन, कैनियन, और ये हो जाएगी भी आकार की घाटी, भी आकार की घाटी। अब देखिएगा यह भी आकार की घाटी हुई। अब इसके बाद जब जल यहां से नीचे गया, हो सकता है कि यहां विलुप्त जल हो गया और नीचे ही नीचे और निकल करके एकाएक प्रवाहित होने लगी, एकाएक पहाड़ से नीचे गिरने लगी। तो यही पहाड़ से गिरती है तो इसी को हम झरना कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? झरना बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? झरना। अब आपको बता दें कि झरना के बाद आपको हम बता दें कि जब झरना गिरने लगी, यहाँ पर देखिएगा कि यह झरना गिरने लगी पहाड़ से होकर के, तो पहाड़ से होकर के जब झरना गिरती है और झरना जो है कुछ छोटे छोटे पत्थर को बहा करके ले जाती है, झरना जो है छोटे छोटे पत्थर को बहा करके ले जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जल पंख का निर्माण करती है। इसको हम क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख का निर्माण करती है, जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। यही जो है, जब यह झरना द्वारा जब ऊपर से झरना गिरता है तो यहाँ पर कुछ पत्थर अपने आप में टूटते हैं और टूटने के बाद आगे मुहाना पर जा करके मैदानी भाग से पहले याद रखिएगा, मैदानी भाग से पहले जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। उसके बाद ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और वही आगे देखिएगा, अब आगे देखिएगा, उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद जब जलोढ़ पंख का निर्माण हो गया, जलोढ़ पंख का निर्माण हो गया जलोढ़ पंख का, तो उसके बाद यह नदी जाती है मैदानी भाग में होते हुए, और जब समुद्र के नजदीक में जाती है तो उसके बाद यह जो है सर्प आकार का हो जाता है। यह जो है नदी अपने गाद को लेकर के जाती है, और यह नदी गाद को लेकर के जाती है और गाद इसमें जमा कर देती है। जब यह धारा प्रवाहित हुआ और गाद यहाँ जमा हो गया तो इसका जो है नदी का मुंह मुड़ने लगता है, अधिक मुड़ने लगेगा। फिर यहाँ जमा होगा तो फिर इधर मुड़ेगा, फिर यहाँ जमा हो गया तो फिर इधर मुड़ेगा, फिर यहाँ ऐसे मुड़ते रहती है। तो इसका आकार जो होता है सर्पाकार हो जाता है, इसका आकार सर्पाकार हो जाता है। देखिएगा, इसका आकार क्या हो जाता है? सर्पाकार हो जाता है। और इसी सर्पाकार में गोखुर झील का निर्माण होता है। इसी सर्पाकार में गोखुर झील का निर्माण होता है। देखिएगा कि जब आएगा और पानी यहाँ पर इधर आ गया कुछ, उसके बाद यहाँ गाद बैठ गया और उसके बाद जो है नदी से अटैचमेंट खत्म हो गया, नदी से जो जुड़ाव था, नदी से जुड़ाव खत्म हो गया और इधर केवल पानी बच गया। और नीचे से एक प्रकार का शो मिलते रहा, तो इसमें पानी हमेशा रहते रहा, तो यह झील हो गया, झील हुआ। और वो भी कौन सा झील? गोखुर झील। याद रखिएगा, कौन सा झील? गोखुर झील का निर्माण हो जाती है। अब गोखुर झील के निर्माण होने के बाद की बात हम करें, इसको मिटा देते हैं। गोखुर झील जब निर्माण हो गया तब देखिएगा कि अब यह समुद्र में मिलने लगती है। अब आती है और समुद्र में मिलेगी। देखिएगा, अब आएगी नदी और समुद्र में मिलेगी। जब समुद्र में मिलती है तो
तो समुद्र में मिलती है तो गाद को इधर उधर छितराती है, गाद को इधर उधर छितराती है। उससे यहाँ पर जब गाद बैठ जाता है तो इसका धारा जो है कई जगह बंट जाता है। इसका धारा जो है देखिएगा कि कई जगह बंट जाएगा, धारा कई जगह धारा बंट जाएगा। और जहाँ धारा बंट जाता है तो देखिएगा कि यह धारा जो है त्रिभुज के आकार का हो जाता है। यह धारा कौन से आकार का हो जाता है? त्रिभुज के आकार का हो जाता है। कब? जब वह समुद्र में मिलने वाली होती है। जब वह समुद्र में मिलती है तो इसकी धारा जो है कई भागों में बंट जाती है। जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो धारा कई भागों में बढ़ जाती है। जब कई भागों में बढ़ जाती है तो ये त्रिभुजाकार हो जाती है। आप जानते होइएगा कि इसी त्रिभुजाकार आकृति को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, इसी को हम डेल्टा बोलते हैं। और आप जानते होइएगा कि सुंदरबन डेल्टा जो बंगाल में है, पश्चिम बंगाल, जो ब्रह्मपुत्रा नदी, इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी और इधर से गंगा नदी आती है, उसके बाद यह डेल्टा का निर्माण होता है। उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। अब इतना बात आप जान गए। अब एक बात और जानिए कि कभी कभी होता क्या है कि जब यह जो डेल्टा बनाती है, डेल्टा बना दी, उसके बाद हुआ क्या? यहां पर तो ब्रह्मपुत्रा और गंगा, इधर गंगा, गंगा नदी, इससे तो हमारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो हम कहेंगे तो वह सुंदरबन डेल्टा ही है। अब उसके बाद यह निर्माण हो गया, लेकिन यहाँ पर ज्वार नहीं आता है। जो सुंदरबन डेल्टा में ज्वार नहीं आता है, इसके नहीं आने से यहाँ का जो गाद होता है वह समुद्र में नहीं जा पाता है और उसके मुहाने पर, इसको हम क्या बोलते हैं? मुहाना। इसको क्या बोलते हैं? मुहाना। जो नदी का अंतिम छोर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मुहाना बोलते हैं। और इसी मुहाने पर आकर के गाद बैठता है और वह त्रिभुजाकार हो जाता है। इसी त्रिभुजाकार आकृति को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। अब वही डेल्टा जो डेल्टा का निर्माण करती है, उसके बाद अगर यही गाद समुद्र जो है समुद्रीय ज्वार के द्वारा, यही गाद समुद्रीय ज्वार के द्वारा फिर समुद्र में चला जाए, समुद्रीय ज्वार के द्वारा, देखिएगा समुद्र का इधर से समुद्र का इधर से ज्वार है और इधर से डेल्टा जो है गाद, नदी जो है, नदी डेल्टा नहीं, नदी जो है गाद लेकर के आती है। और यही गाद को जब ज्वार, समुद्रीय ज्वार बहा करके ले जाती है तो इसी को हम ज्वारमुख नद का, ज्वारमुख डेल्टा कहेंगे, ज्वारमुख डेल्टा कहेंगे, डेल्टा कहेंगे, ज्वारमुख डेल्टा कहेंगे। इसी को इंग्लिश में एस्चुअरी के नाम से जानते हैं, एस्चुअरी के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा कि इसी को ज्वारमुख डेल्टा कहते हैं, इसी को हम एस्चुअरी के नाम से जानते हैं। अब आप जानिएगा यह हो गया एस्चुअरी, ज्वारमुख डेल्टा, यह हो गया सुंदरबन जो है डेल्टा कहलाता है। यह डेल्टा की आकृति होने के कारण इसी को हम डेल्टा कहते हैं। अब आते हैं एक बात और हम आपको बता दें कि देखिएगा एक आकृति और होती है, एक आकृति और होती है। जब नदी के मुहाने पर जाती है तो एक आकृति होती क्या है वह देखिएगा। जब नदी आई यहाँ पर तो एक ब्रांच इधर हुआ, एक ब्रांच इधर हुआ, एक ब्रांच इधर हुआ। नदी कई ब्रांचों में बढ़ जाती है और इस ब्रांच से भी एक शाखा निकलती है, नदी की शाखा निकलती है। अब देखिएगा कि आपको यह आकृति किस तरह का लग रहा है ना? आप देखिएगा कि यह आकृति जो है किस तरह का लग रहा है। चिड़िए के पंजे के आकार का यह आकृति है। तो
चिड़िए के पंजे के आकार की आकृति यह बना देती है। आप देखिएगा कि चिड़िए का पंजा जो होता है इसी आकार का होता है, तो इसको हम चिड़िए के पंजे के आकार की आकृति का मुहाना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चिड़िए के पंजे की आकृति का मुहाना कहते हैं। आप बताइएगा कि चिड़िए की पंजे की आकृति का मुहाना भारत में है कि नहीं? नहीं है भारत में। यह जो है ये मिसिसिपी मिसौरी, आप जानते होइएगा, अमेरिका जब हम आपको पढ़ाएंगे तो अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी यही है चिड़िए के पंजे की आकार की मुहाना। अब आपको इतना हम बता दिए हैं, तब आपको एक बात और हम बता दें कि देखिएगा